हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फिडियाज एकेडमी। मैं कपिल शांडिला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन चैनल द फिडियाज एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। और नहीं चल रही है तो सीधी सी बात है कि आप उसको अपने ट्रैक पर ले आइए, क्योंकि इतने दिन तक जो है आप ऐसे नहीं रह सकते। तो अपनी पढ़ाई को ट्रैक पे ले आइए और आज नए साल पे जो है हम नई शुरुआत के साथ आपकी ईवीएस की क्लासेस शुरू कर रहे हैं और जल्द ही बाकी क्लासेस जो है आ जाएंगी। आज भी कई क्लासेस आने वाली हैं। ठीक है, कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं, इस वजह से हम लेकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे थे कि सब लाइव हो। लाइव की वजह से रुके, लेकिन अब जब तक ये टेक्निकल प्रॉब्लम दूर नहीं होती हम ऑफलाइन लेके आएंगे। तो हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हमने बताया है कि हम केवीएस का पीआरटी कोर्स जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। और इसके अलावा जो केवीएस की पीआरटी की जो टेस्ट सीरीज है वो भी लॉन्च करने वाले हैं, जो एक बेसिक नेसेसिटी हर बच्चे के लिए तैयारी के लिए होती है कि आपको टेस्ट दिए जाएं, टेस्ट के एक्सप्लेनेशन भी आपको मिले और उस टेस्ट के जो पीडीएफ हैं वो भी आपको मिल जाएं, ताकि आप उनको बार बार रिवाइज कर सकें। तो मल्टीपल अटेम्प्ट के साथ वो आएगी, मतलब आप टेस्ट दे के दोबारा रिवाइज कीजिए, फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐसे अटेम्प्ट के साथ जो है आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ठीक है, एक बार टेस्ट दिया मतलब ख़त्म नहीं होना है। ठीक है, दोबारा आप उसको दे सकते हैं और अपने आप को जज कर सकते हैं, अपने आप को रेक्टिफाई कर सकते हैं अपनी तैयारी दोबारा करके। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, डफरिन, डलहौजी। इसका आंसर दीजिए। तो आप सभी को मैं इंश्योर करता हूँ कि हमारा जो कोर्स होगा उसमें जो कंटेंट पे रिसर्च जो है वो बेटर होगा, और जो पहला हमारा वर्जन था उससे बेटर कंटेंट हम लेके आएंगे, क्योंकि आप सभी बच्चों ने भी काफ़ी उसमें कुछ कमियां, फैक्चुअल कमियां बताई थी। कंसेप्ट तो मैं कभी गलत नहीं बताता, कंसेप्ट हमेशा सही रहता है मेरा। फैक्ट पे हैबिट नहीं थी मेरी यूपीएससी की तैयारी करते टाइम, इस वजह से मैं फैक्ट में कभी कभी इधर उधर हो जाता हूँ, लेकिन कंसेप्ट हमेशा सही रहता है। तो आप सभी बच्चों से जो है एक गुजारिश है कि आप मुझे फीडबैक दीजिए कि अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म से यहाँ पर आए हुए हैं, तो उस प्लेटफॉर्म पे जो मैंने कोर्स दिया था उस कोर्स में किसी टॉपिक में अगर कुछ गलत फैक्ट आपको लगा है या कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो आप फैक्ट भी बता सकते हैं कि ये गलत था, और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो वो भी बता सकते हैं। तो वो आपकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन होगा मेरी जो कोर्स है इसके अंदर। तो आप सभी का ये हेल्प मुझे जो है चाहिए ही चाहिए है। और आप बच्चे जो होते हैं ना वो भी एक टीचर ही होते हैं। तो जैसे एक चाइल्ड इज़ द टीचर ऑफ फादर, तो इस तरीके से आप ही हमारे एक टीचर ही हैं, जो हमें ज़्यादा पढ़ने के लिए भी मोटिवेट करते हैं और हमें रेक्टिफाई भी बीच बीच में करते रहते हैं, कि फाइनली हम भी कोई गॉड नहीं है, हमारी भी चीज़ों में कमी मिलती है। ठीक है, तो आप सभी समझ सकते हैं कि हमने पहले कितने एफर्ट आपके लिए किए थे और कैसे जो है कंटेंट लेके आए थे। वही कंटेंट का बेस जो है वही तरीका अपनाएंगे। ठीक है, और हर चीज़ को रेक्टिफाई करेंगे। जिस भी सब्जेक्ट में आपको पहले कमी रही है वो सब्जेक्ट को बेटर तरीके से प्रेजेंट, क्योंकि अब हमारे पास टीम जो है वो कंप्लीट जो टीचर है। तो जल्दबाजी में एक टीचर कई कई सब्जेक्ट पढ़ाए तो वो कंटेंट इतना अच्छा नहीं बना पाते जल्दी में। तो वो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है, वी हैव द ह्यूमन रिसोर्सेज, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। बात है टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज वो बहुत नेसेसरी है, वो आपके लिए बिल्कुल अप टू द मार्क होगी। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा ये सफ़र। और ये जो क्लासेज हैं ये आपको स्पेशली इस चीज़ पे फोकस करने के लिए है कि आपके साथ एक इंसाइट, आप अंदर एक इंसाइट डेवलप हो कि हाउ टू रीड एंड हाउ टू आंसर। तो आपको जो चीज़ें पढ़नी है वो ये क्वेश्चन को ध्यान में रख के, और कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको ध्यान में रख के पढ़नी है। दूसरा, इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे निकालने हैं। चलिए शुरू करते हैं। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? आप सभी जानते हैं कि मैं अगर 10 क्वेश्चन करवाऊंगा तो 50 क्वेश्चन रिवाइज करके जाऊंगा उनके साथ। तो वही पैटर्न अपनाएंगे बिल्कुल। आप उसी पैटर्न को देखेंगे, उससे बेटर करने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आएगा, आपको रिवीजन भी होगा। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी। पहले आप आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। आपके पास जो है 5 सेकंड का टाइम है, आप आंसर दे सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं लॉर्ड डफरिन से। ठीक है, उस समय पे लॉर्ड डफरिन थे जिन्होंने एक सेफ्टी वॉल थ्योरी इवोल्व की थी। सेफ्टी वॉल थ्योरी का मतलब है कि जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने 1857 में उसको फेवर नहीं किया था क्रांति को। उन्होंने कहा था कि जो अंग्रेज लोग हैं वो हमें मॉडर्न बनाने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि जब 1857 के बाद
जब लोगों को समझ में आया कि दीज आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग टू मेक इंडिया मॉडर्नाइज, भारत को मॉडर्नाइज नहीं करने वाले हैं, तो इन्होंने कहा कि इन पढ़े लिखे लोगों को ना एक मंच क्यों ना दे दिया जाए जिससे इनका गुबार निकल जाए। तो जिस तरीके से एक ज्वालामुखी होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, वो फटेगा तो क्रांति हो जाएगी, उससे पहले एक वॉल निकाली जाए और उससे थोड़ा थोड़ा गुबार सा निकलता रहेगा। तो इन्होंने कहा कि एक पॉलिटिकल मंच दे देते हैं और ये पढ़े लिखे लोग उस पर डिबेट करेंगे और थोड़े शांत हो जाएंगे। इसे कहते हैं सेफ्टी वॉल थ्योरी। तो इसी में कहा जाता है कि ए.ओ. ह्यूम को इन्होंने टास्क दिया, ऐसा माना जाता है, सेफ्टी वॉल थ्योरी है कि आप एक मंच बना दीजिए। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहला अध्यक्ष था वो ए.ओ. ह्यूम था। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर नहीं, ये फाउंडर है, सॉरी, ये फाउंडर है। और जो पहला अध्यक्ष था वो था डब्ल्यू सी बनर्जी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और कब फाउंडेड की गई थी ये भी पूछ लेंगे। 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और कहाँ पर हुई थी ये? मुंबई में। बम्बई भी लिखा मिल जाएगा। थोड़ा राइटिंग मेरी ऐसी होती है, मन से नहीं लिखता हूँ मैं, आलस फील करता हूँ लिखने में, तो आप समझ जाइए। मुंबई जो है वहाँ पर इसकी फाउंडेशन हुई थी। गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, यहाँ पर इसका पहला अधिवेशन हुआ जिससे 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पर क्यों हुआ, मुंबई में क्यों हुआ, इससे पहले असल में आपसे पूछता है कि कभी कि पहले कहाँ पर डिसाइड हुआ था, वो पूना में हुआ था, लेकिन वहाँ पर हैजा फैल गया, इसकी वजह से इसको एकदम से आनंद फानंद में इसका प्लेस बदल दिया गया। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। बाकी ऑप्शंस क्या कहते हैं? लॉर्ड कैनिंग पे हम स्पेशल बात करेंगे। 1857 में जब हुआ था तो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो ये था। और इसके अलावा इसके बाद 1858 में जब रानी की घोषणा हुई वो भी इन्होंने ही की थी, इलाहाबाद के किले में की थी। जो द प्रोक्लेमेशन ऑफ द क्वीन और ताज का शासन आया तो इनको ही भारत का पहला वायसराय भी बनाया गया। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही है और भारत के पहले वायसराय भी जो है यही है। तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। लॉर्ड कैनिंग 1857 से है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि जो विडो रीमैरिज एक्ट है, विधवा पुनर्विवाह कानून है, वो किसने पास किया था? वो भी लॉर्ड कैनिंग ने किया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की, वेरी इंपॉर्टेंट है। और बंगाल विभाजन, जो बंगाल विभाजन किया था, डिवीजन ऑफ बंगाल 1905 में 16 अक्टूबर को जो प्रभावी हुआ था, तो ये बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। और इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है नेशनलिज्म को भड़काने में, क्योंकि बंगाल का डिवीजन जो है उसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट चला था। फिर स्वदेशी मूवमेंट 1905 में ही चला था। और इसको बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं, उसके साथ साथ इसको वंदे मातरम आंदोलन भी कहते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। इन्होंने लैप्स की नीति अपनाई थी कि अडॉप्ट नहीं कर सकते किसी भी अन्य व्यक्ति के पुत्र को। आपका ही जो हेरिडिटरी जो बायोलॉजिकल बच्चा होगा उसी को जो है आपका उत्तराधिकारी माना जाएगा। हड़प की नीति या विलय की नीति भी इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से वेपगत भी कहता है, वेपगत की नीति। इस ये सारी नीतियां लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन बहुत जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो सारे ऑप्शन निपट गए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी बच्चे जो भी चीज़ें आपके माइंड में आती है, रिकॉलिंग की हैबिट बनाना शुरू कीजिए। रिकॉलिंग करेंगे तो आपको पेपर में रिकॉलिंग की हैबिट बनेगी। तो आप सभी कमेंट जब करते हैं तो कमेंट के अंदर जो भी चीज़ें माइंड में आती है उस चीज़ को टाइप करते रहिए। उससे आपकी हैबिट बनेगी चीज़ों को रिकॉल करने की, एक टॉपिक से रिलेटेड हर चीज़ को रिकॉल करने की। देखिए आप देख रहे हैं 1885 में बॉम्बे में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में भाग लेने वाले प्रतिनिधि की संख्या कितनी थी? द नंबर ऑफ डेलीगेट्स हु अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बॉम्बे इज in 1885 was 72, 304, 556 एंड 1500। अब देखिए यहाँ पे सही आंसर आपको पहले बता चुका है। 72 डेलीगेट्स थे जो कि 1855 में जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। अच्छा, कांग्रेस शब्द किसने दिया था ये भी क्वेश्चन पूछता है। कोई बता सकता है बच्चा? तो बताइए कांग्रेस शब्द दिया था। तब तक हम इसका आंसर बता देंगे। 1885 में फिर से रिवाइज करवा रहे हैं। गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में जो है 72 डेलीगेट्स वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। पूना में होना था लेकिन पूना में हैजा फैल गया था, तो जगह है जो है वो बम्बई में डिसाइड की गई। और ए.ओ. ह्यूम फाउंडर हैं। और साथ ही साथ डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट है। चलिए, कांग्रेस वर्ड दिया गया था दादा भाई नौरोजी ने। ये क्वेश्चन पूछ लेता है दादा भाई नौरोजी। तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं जो आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से। क्या कहता है? फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, कौन था फर्स्ट सेक्रेटरी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सचिव कौन थे? और ए ऑन ऑक्टन ह्यूम, जॉर्ज यूले, फिरोज शाह मेहता एंड विलियम वेडनबर्न। तो ये आपसे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा
ये सचिव है, ध्यान रखना, महासचिव भी कह देते हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पर एलन ऑक्टन व्यूम ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट पूछेंगे तो प्रेसिडेंट डब्ल्यू बनर्जी हो जाएगा। बाकी पे अभी बात नहीं करते, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जॉर्ज यूले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ उसको डिस्कस करेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है यही होगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है, बिल्कुल इसके साथ डिस्कस किया जा सकता है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दादा भाई नौरोजी, विलियम वेडनबर्न, एलन ऑक्टन व्यूम और डब्ल्यू सी बनर्जी। तो आप इसका आंसर इजीली जानते हैं, बताइए इसका आंसर, अगर पता है तो बता दीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। और जिन्होंने बच्चों ने जो है ये क्वेश्चन अभी पहली बार किए हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। वो सारे बच्चों का आपको बार बार रिवीजन होता रहेगा, और जब वीडियो एंड होगा तो आपको सारी चीज़ें रिवीजन में याद हुई मिलेगी। दादा भाई नौरोजी है, या विलियम रिटनबर्न है, एलन ऑक्टन व्यूम है, और डब्ल्यू सी बनर्जी। तो इसका सही आंसर है डब्ल्यू सी बनर्जी। जो भी डब्ल्यू सी बनर्जी आंसर दे रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। पहले अब बात करते हैं 1885 में जो अध्यक्ष थे वो तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ठीक है, लेकिन चार आपको हमेशा याद रखने चाहिए। 1886 में अगर आपसे पूछता है, ये आपको पता है कि बम्बई में हुआ था। उसके बाद 1886 में कैलकट्टा हुआ था, और कैलकट्टा में दादा भाई नौरोजी थे। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं इसके पीछे लॉजिक बना बताऊंगा क्यों। देखिए उस समय पे एक बात चल रही थी कि लॉर्ड डफरिन जो थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो ना सूक्ष्मदर्शी लोगों का समूह है, पूरे भारत को रिप्रेजेंट नहीं करता। उसके अलावा सर सैयद अहमद खां जो है वो भी कह रहे थे कि कांग्रेस मत ज्वाइन करो, ये हिंदू की पार्टी है। ठीक है, तो इस तरीके से वो एक्सक्लूसिव रख रहे थे मुस्लिम्स को। लेकिन कांग्रेस संदेश दे रही थी कि 1887 में फिर उन्होंने, यहाँ पर एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है कि 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी मद्रास अधिवेशन हुआ और उनको अध्यक्ष बनाया गया। और 1888 में जॉर्ज यूले जॉर्ज यूले जो कि ईसाई थे, इलाहाबाद अधिवेशन हुआ और इसमें जो है इनको बनाया गया। तो सारे धर्मों के लोगों को इंक्लूड किया गया, हिंदू है, पारसी है, मुस्लिम है, और ये ईसाई है। तो देयर वाज ए मैसेज दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग एवरी रिलीजन ऑफ द इंडिया। ठीक है, इंडिया का हर एक रिलीजन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। 1885 ए ओ ह्यूम, 1886 दादा भाई नौरोजी, और 1887 बदरुद्दीन तैयबजी, और 1888 जॉर्ज यूले। ये हुआ था पहले वाला बम्बई में, दूसरे वाला कलकत्ता में, तीसरा मद्रास, और चौथा इलाहाबाद में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए किसने कांग्रेस का उपहास किया था, कि क्योंकि लोगों के कि वो सूक्ष्मदर्शी लोगों का समूह है। हु हैड ridiculed कांग्रेस एज द रिप्रेजेंटिंग ओनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल। सूक्ष्म अल्पसंख्यक होने का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अलग। तो ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। तो एट दैट टाइम वाइसराय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कर्जन, सॉरी नॉट लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन तो बंगाल विभाजन से रिलेटेड है, लॉर्ड रिपिन पे भी आएंगे। अब देखिए लॉर्ड डिफरिन जो है उन्होंने ये बात कही थी, और मैंने आपको इसके रिलेटेड सेफ्टी वाल थ्योरी भी बताई है। ठीक है, लॉर्ड डफरिन जो है वो उस समय पे वाइसराय थे, और वो ये चीज़ें कह रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे। इसका रीज़न क्या था कि कांग्रेस को कहा जा रहा था कि आप जो है ना सोशल मुद्दों को डिस्कस करो, सोशल रिफॉर्म को डिस्कस करो, पॉलिटिकल मुद्दे मत उठाना। लेकिन पहले ही अधिवेशन में पॉलिटिकल मुद्दे उठ गए, और ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज किया जाने लगा। इस वजह से ये थोड़ी चिढ़ गए फिर। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी पे। आंसर तो हमारा आ ही गया है। लॉर्ड रिपन जो है, इनको सबसे उदार वाइसराय माना जाता है, और इन्हीं के टाइम पे जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो आई थी। तो आधुनिक भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है मतलब जो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की, लॉर्ड रिपन ने की। तो इसलिए सबसे ज़्यादा उदार थे। इसके अलावा लॉर्ड रिपन ने ही आर्म्स एक्ट जो लगा था, आर्म्स एक्ट जो 1878 में लगाया गया था लॉर्ड लिंटन के द्वारा, कि भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार नहीं है, और बाकी लोग रख सकते हैं, जो ब्रिटिश रख सकते थे। इसको हटा दिया इन्होंने। ये भी किया और ये भी किया, और इसके साथ साथ इन्होंने एक बिल पास किया था जिसका नाम है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल जो है उसमें ये अधिकार दिया गया था इंडियन न्यायाधीशों को कि वो ब्रिटिश जो है गोरे हैं उन्हीं का, उनके जो कानूनी वे हैं मुकदमे, उनकी सुनवाई कर सकते हैं। तो इसको जो है वापस लेना पड़ा, और इसी वजह से 1883 में इन्होंने रिजाइन भी कर दिया। 1883 में आया था ये। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ जाए में आई होंगी। कोई और फैक्टर तो आप भी बता सकते हैं। रिपिन हो गया। करजन बंगाली विभाजन से रिलेटेड है, 1905। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है बहुत एंटी रहा कांग्रेस की, और उसने कहा कि वो अपने कांग्रेसी जो है ना अपने पैरों पे लड़खड़ा रही है, और मेरी दिली इच्छा है कि मैं इसको खत्म होते हुए देखूं। तो ये कर्जन की स्टेटमेंट है जो पेपर में आती है। लॉर्ड वेल्जली, इन्होंने सहायक संधि दी थी, और लॉर्ड डफरिन आप समझ ही गए थे। ठीक है, चलिए मिनिस्क्यूल ऑफ द मोनार्टी कहा।
ये माइनॉरिटियों का भी बहुत छोटा सा समूह है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय होम। तो ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल आ गया, किसके द्वारा फाउंडेड किया गई? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी नहीं है, ये पहले प्रेसिडेंट तो थे। महात्मा गांधी तब तक आए नहीं थे, 1915 में आए हैं भारत में, तो इनका तो ऑप्शन ही कट गया। और दादा भाई नौरोजी 1886 में, ये फाउंडिंग के टाइम पे थे। 1885 में भी थे, उन्होंने कांग्रेस नाम तो दिया था, लेकिन फाउंड किसके ने किया था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। अच्छा, दादा भाई नौरोजी जो है ना, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सिलेक्ट होने वाले, हाउस ऑफ कॉमन्स में सिलेक्ट होने वाले, चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं, पहले इंडियन है, फर्स्ट इंडियन। और इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वहाँ पर इसलिए की थी कि वो भारत के मुद्दे वहाँ पर उठा सके, ब्रिटेन में की थी। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसमें यही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार आधुनिक टाइम पे जो पर कैपिटा इनकम जो है वो बताई थी, और प्रति व्यक्ति आय जो है भारत की कैलकुलेट की थी। और इसके अलावा इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल में बताया कि कैसे धन को बाहर ले आ जा रहा है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी भी इन्होंने दी थी। एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको आएंगे, तो मैं यहाँ इसलिए पहले बताता जा रहा हूँ ताकि आपको एक रिवीजन और मिल जाए। हु अमंग द फॉलोइंग नेवर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने? देखिए, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि बाल गंगाधर तिलक को बनाने की जो है डिमांड हो रही थी 1906 में, 1907 में, और इसी वजह से वहाँ बंगाल वो कांग्रेस का विभाजन भी हुआ, क्योंकि ये गर्म दल के थे, तो ये कभी नहीं रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, ठीक है, ये बनारस अधिवेशन था उसमें, और इसमें खासतौर से स्वदेशी आंदोलन को स्वीकार किया गया था कांग्रेस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस का बहुत इंपॉर्टेंट है, 1938 और 1939 बहुत बार पेपर में आता है, ठीक है। और उसमें से ये 39 वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, और ये हरिपुरा गुजरात आज का जो है वहाँ पर हुआ था, दोनों में सिलेक्ट हुए थे, लेकिन 1939 में त्रिपुरी संकट जिसको कहा जाता है, यहाँ पर ये रिजाइन करके चले गए थे, क्योंकि गांधी जी कि कैंडिडेट को इन्होंने हराया था, और बहुत सारे लोग इनको जो है ना सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ से रिजाइन करने के बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो इस तरीके से ये आंसर हो गया। और महात्मा गांधी 1924 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही बार बने थे, और जस्ट जस्ट इनके बाद 1925 में बनी थी सरोजनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं, प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, शौकत अली, बदरुद्दीन तैयबजी एंड मोहम्मद अली। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद बता दीजिए, जो आपको पता है तो 1885 का सीक्वेंस याद कर लीजिए, 1886 और 1887 और 1888। तो आपको याद आ जाएगा कि कलकत्ता में थे डब्ल्यू सी बनर्जी, और यहाँ पर दादा भाई नौरोजी जो थे वो 1986 कलकत्ता 1886 कलकत्ता में थे, और 1887 में कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी मद्रास में, और ये हो गया जॉर्ज यूले। तो इस तरीके से हमारा सही आंसर आ गया 1887, और ये बदरुद्दीन तैयबजी है। कौन सा अधिवेशन था? मद्रास वाला था। तो आपको आंसर मिल गया है, पहले मुस्लिम जो अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अब देखिए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है 1916 में कि लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? लखनऊ अधिवेशन के हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंपॉर्टेंट सिचुएशन थी, वर्ल्ड वार चल रहा था और अंग्रेजों के खिलाफ अभियान चलाने का मौका भी था। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो 1907 में कांग्रेस के गर्म दल नरम दल में विभाजन हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट में और जो उदारपंथी थे उनके बीच में, तो उसको फिर से पैचअप हो गया, और 1916 में वो एक इकट्ठे आ गए। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है वो एक ही मंच से अधिवेशन कर रहे थे, वो भी लखनऊ अधिवेशन कर रहे थे मुस्लिम लीग भी। और यहीं पर जो है एक लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था। ठीक है, लखनऊ पैक्ट में ये मान लिया गया था कि हाँ, जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो अधिकार 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार में दिया गया है, उस 1909 के सुधार में जो भी कि इनको अधिकार दिए गए हैं उसको हम समर्थन करते हैं, जिसकी आलोचना भी हुई बाद में। तो लखनऊ पैक्ट जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में हुआ था। ये कह रहा है कि उसका अध्यक्ष कौन था? तो अंबिका चरण मजूमदार, ये एक व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने ये किया। पहले मैं इनको महिला समझता था, लेकिन बाद में मुझे भी पता चला कि ये तो कोई पुरुष है। अंबिका चरण मजूमदार एक व्यक्ति हैं। सरोजिनी नायडू 1925 में रही थी, ठीक है, कानपुर अधिवेशन था, ठीक है, क्योंकि भारत कोकिला थी और काफी मधुर सुर में गाती थी, तो कानपुर को वो चीज़ अच्छी लगी, हमारे कान के पुर को, इसलिए ऐसे याद रखते हैं 1925। एनी बेसेंट 1916 में जो है कांग्रेस के अधिवेशन को जो है अध्यक्ष बनी थी। रीजन ये था कि इसी टाइम पे इन्होंने जो है होम रूल लीग स्थापित की थी, जो काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन मान के इनको जो है सम्मानित करके ऐसे किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, नॉट सो इम्पोर्टेंट कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अध्यक्ष बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से किस सत्र में स्वदेशी का संकल्प अपनाया गया था?
राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में स्वदेशी जो का रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया था? 1903, 1904, 1905 और 1906। तो ये सारे सेशन के नाम इन्होंने दिए हैं। 1900 देखिए 1904 का सेशन ये लेस इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान नहीं देना। 6 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमारा आंसर है बनारस अधिवेशन 1905, जो कि जी के गोखले का जो है प्रेसिडेंटशिप में किया गया था। यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट को जो है कांग्रेस के मत से जो है उसको समर्थन दिया गया। हालांकि जो उदारपंथी थे वो इसके फेवर में नहीं थे, लेकिन जो गर्मपंथी थे वो बहुत ज़्यादा इसके दबाव बना रहे थे, उनको सेटिस्फाई करने के लिए स्वदेशी को फेवर किया गया। अब अगला सेशन है कलकत्ता सेशन, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो दादा भाई नौरोजी बहुत इंपॉर्टेंट है 1886, और यहाँ पर भी इन्होंने पहली बार कांग्रेस के मन से स्वराज की डिमांड की थी, और ये स्वराज जो था वो डोमिनेंट स्टेटस जैसा था कि इंटरनल मैटर हमें दे दीजिए और एक्सटर्नल मैटर जो है वो आप देख लीजिए। तो ये वाला स्वराज था, दादा भाई नौरोजी ने डिमांड की थी, 1906 में की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। मैंने नहीं देखा कि हमने कितने क्वेश्चन किए, लेकिन डिस्कशन में हम क्वेश्चन बढ़ाते जा रहे हैं। मराठी न्यूज़पेपर केसरी वाज एडिटेड बाय होम? मराठी समाचार पत्र केसरी का संपादन किसके द्वारा किया गया था? वो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था, या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, या चित्तरंजन दास, या फिर सरोजिनी नायडू? बता दीजिए, आपको पता तो होगा ये आंसर। तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। देखिए यहाँ पर देखना है कि जो मराठा न्यूज़पेपर था वो मराठा में नहीं था, ये ध्यान रखा। मराठा जो न्यूज़पेपर था वो इंग्लिश में था। उसके बाद जो बच जाता है केसरी, वो मराठी में था। ठीक है, दोनों ही जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किए गए, और बाल गंगाधर तिलक ने ही गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव जो है वो दोनों शुरू किए। तो ये भी आपसे कई बार पूछ लेता है कि किसने शुरू किए, तो ये दोनों भी हैं, और उसके अलावा एक मराठा न्यूज़पेपर भी है जो कि इंग्लिश में था, लेकिन केसरी मराठी में था। तो बाल गंगाधर गंगाधर तिलक जो है वो गरम दल के नेता थे, और ये गरम दल जो है कांग्रेस के अंदर ही था। कभी कभी पूछ लेता है कि गरम दल बाल गंगाधर तिलक किसके नेता थे, कांग्रेस के थे या किसी और के, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और नीचे लिख देता है कि नन ऑफ द अबव, तो गरम दल के नेता थे और कांग्रेस के अंदर ही थे, तो कांग्रेस पर टिक करना ही पड़ेगा। तो सरोजिनी नायडू का तो हमने बता दिया, 1925 में कानपुर अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। चित्तरंजन दास जो है स्वदेश जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसमें बड़े बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। बाद में स्वराज पार्टी, कांग्रेस के अंदर ही एक स्वराज पार्टी बनी थी, जिसकी स्थापना इन्होंने की थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय आर्य समाज से रिलेटेड थे और पंजाब के एरिया में एक्टिव थे। तो यहाँ पर आपको समझना है कि लाला लाजपत राय से क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। एक तो आर्य समाज से रिलेटेड थे, दूसरा कौन से स्थान से थे, पंजाब से रिलेटेड थे, दूसरा जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, तो साइमन कमीशन के विरोध में जब ये प्रदर्शन कर रहे थे तो इनकी लाठीचार्ज की गई थी और इनके ऊपर, और इनकी हत्या हो गई थी। इसके विरोध में जो है सैंडर्स की हत्या की कि इन्होंने, भगत सिंह ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं, जो स्टार्टिंग है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर बताइए। फीडबैक ज़रूर ज़रूरी है, क्योंकि फीडबैक नहीं आएगा तो लगता है कि भाई आपको पसंद ही नहीं आया, या कुछ बहुत अच्छा हो गया या बहुत बुरा हो गया। अच्छा है तो अच्छा बताइए, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो इम्प्रूवमेंट भी होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको थ्योरी के साथ ही सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं। आपको वैल्यूएबल चीज़, आपके टाइम को वैल्यू मिलेगी, वैल्यूएबल चीज़ लेके आई जा रही है, आपको यूजफुल चीज़ें लेके जा रही है। तो आप सभी बच्चों के लिए क्लासेस जो है रेगुलर हो जाएगी, हो गई है लगभग। ठीक है, तो आते हैं रोज़ाना। बस लास्ट का पार्ट जो हमारा होता है वो होता है कि हम आपको थोड़ा मोटिवेशन बात करते हैं। हमने आपको पहले भी एक कहानी सुनाई थी अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन जो है वो लकड़ी के लट्ठों पे जो है कोयले से लिख के पढ़ते थे। ठीक है, अपने पिता के साथ, जो इनके पिताजी के खेत में काम करते थे वहां से एक किताब बोरो कर ली, और उसी को रात को लिखने में व्यस्त थे कि खिड़की के पास उनको नींद आ गई, और बारिश में वो किताब खराब हो गई। कई दिन तक वो किताब का पे करने के लिए फ्री में खेत में काम करके आए अपने पिता के साथ। तो लेकिन संघर्ष तो जीवन का पार्ट ही है, संघर्ष नहीं किया तो क्या जिया। ठीक है, फिर आपको जीवन का महत्व नहीं समझ में आएगा, आपको मेहनत का महत्व समझ नहीं आएगा, और जो आप जॉब हासिल करेंगे, जो कामयाबी हासिल करेंगे, उस कामयाबी का मतलब नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करेंगे ना तो आप मेहनत की वैल्यू समझेंगे। अदरवाइज आप किसी को मेहनती नहीं समझेंगे, को बस ये लगेगा खुद ही मेहनती मेहनती है। तो मेहनती बन जाइए खुद से, और मेहनत का जो फल मिलेगा फिर उसको वैल्यू करना भी सीख जाओगे, और दूसरों को वैल्यू करना भी सीख जाओगे। ठीक है, जो मेहनती लोग हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहनती लोगों को वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप जो है एक अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाएँगे, अपने आप को वैल्यू नहीं कर पाएँगे आप, अपनी जॉब को वैल्यू नहीं कर पाएँगे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बस ये ध्यान रखिए कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, काँटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। मतलब मुश्किल रास्तों पे चलोगे, तभी आगे बाहर के रास्तों पे पहुँचोगे। संघर्ष के रास्ते से चलोगे, तो अपने आप मंज़िल तक पहुँच जाएँगे। मंज़िल आपका वेट कर रही है, बस आपको उसकी तरफ कदम बढ़ाने हैं, वो कदम बढ़ाना शुरू कर दीजिए आज से। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।